नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों आज का दूसरा टेस्ट है। इसके पहले मैंने हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 20 अपलोड कर दिया है। देखिएगा, मनोविज्ञान के महा मेगा टेस्ट के अंतर्गत आज हम आरटेट 2011 और आरटेट 2012 लेवल 2 के प्रश्नों के 60 यहाँ पर टोटल प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेवल 2 के 2011 और 2012 का जो आरटेट का पेपर हुआ था उससे ये प्रश्न हैं साथियों, सारे ही ऑथेंटिक आंसर के सहित। ठीक है, तो रीट को क्रैक करने के लिए हमें आरबीएससी का जो पेपर का जो तरीका है, पैटर्न होता है, उसको समझना अति आवश्यक है। यहाँ पर हम अच्छी तरह से इन प्रश्नों को समझते हुए व्याख्या सहित हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों देखिएगा, हम यहाँ पर पेपर कोड L2 2011, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की के सहित मैं आपको ये पेपर हल कराने वाला हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई पहला क्वेश्चन क्या था। इस प्रकार से आपके इस प्रकार से ही ये देख लीजिए, इस प्रकार से सबसे फर्स्ट जो भाग रहेगा उसका फॉर्मेट रहने वाला है। भाई इस खंड में कुल 30 प्रश्न है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, विकास के बारे में जो सत्य कथन नहीं है उसको बताना था आपको। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो ये जो 4 विकल्प थे, इसमें देखो विकल्प नंबर 4 सही था साथियों, क्योंकि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है बल्कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये उल्टा इन्होंने कर दिया था और ये आपका राइट आंसर था। बाकी अंतःक्रिया का फल है वंशानुक्रम और वातावरण की। व्यक्तिगत प्रक्रिया माना जाता है। व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगमन भी ये करता है। ठीक है, तो ओनली चौथा ही विकल्प है जो कि सत्य नहीं था। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो देखो प्रश्न संख्या जो 2 है, इसमें जो सही आंसर माना था अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव। तो साथियों मूर्त अनुभव बालक में 7 से 12 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है जीन पियाजे के सिद्धांत की, वहाँ पर बताई गई है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे साथियों। तीसरा क्वेश्चन है आपके, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो अभिभावक अध्यापक ये नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक तो सिर्फ वातावरण के अंतर्गत आते हैं। इसमें वंशक्रम और वातावरण वाला सही माना जाएगा, क्योंकि मानव विकास किन दोनों का परिणाम होता है, वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। तीसरा विकल्प आपके सही है साथियों प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन था इसमें, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, और इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रश्न संख्या 4 है, इसमें यही बताना था कि जो जीन पियाजे के द्वारा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं बताया गया है। साथियों इन्होंने संतुलनीकरण भी बताया है, अनुभव को भी इन्होंने बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व बताया है, लेकिन सामाजिक संचरण सोशल ट्रांसमिशन, इसको इन्होंने बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं माना है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग मतलब सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, और अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो पांचवें क्वेश्चन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना है यहाँ पर आपको। तो सबसे बेस्ट जो व्यू रचना रहेगी साथियों वो रहेगा सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग मतलब सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। विकल्प नंबर 3 सही है, क्योंकि सहकारी अधिगम में एक दूसरे की मदद करते हुए सीखा जाता है। तो ये सबसे बेस्ट माना गया था तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए प्रश्नों को किस प्रकार से आपके सामने लाया जाता है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता,
वातावरण के दोषों और कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, समस्या के अर्थ को भी जानने की योग्यता होती है, वातावरण के जो दोष है, कमियां हैं, जो रिक्तियां हैं, उनके प्रति सजगता भी होती है। तो ये सामान्य बालक तो रहेंगे नहीं, इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखो, ए और सी आपके पास दो विकल्प बचे हैं, प्रतिभाशाली या सृजनशील। हम यहाँ दोनों पे आके रुक जाते हैं, तो फिर कौन सा विकल्प आप सही करोगे साथियों? तो इसका जो सही आंसर माना गया था वो था सृजनशील बालकों की, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं। सृजनशील बालक या जिन बालकों में सृजनात्मकता पाई जाती है, वो बालक समस्या के अर्थ को अच्छी तरह से जानने की योग्यता रखते हैं, वातावरण के दोषों को जानने की, कमियों को जानने की और रिक्तियों के प्रति सजगता की भी विशेषता भी इनमें होती है। थर्ड विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। तो 7वां क्वेश्चन है आपके, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श को कोट पे फेंकने की, रुको एक सेकंड, कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का और इनमें से सभी। देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी आपके सामने में ला चुका हूं। तो यहाँ पर मैंने क्या बता रखा है, चेन लर्निंग, जिसमें एक निश्चित तरीके से कार्य किया जाता है, वो होता है श्रृंखलागत अधिगम, चेन लर्निंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक निश्चित तरीके से कार्य किया जाता है साथियों। तो 7वें क्वेश्चन में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है आपके, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड और परिणाम का ज्ञान। ये आपके सामने 4 संकेत है। अब विकल्प को देखिए, इनमें से 1 और 3 सही है, बी में है 1, 3, 1, 2 और 3 सही है, सी में है केवल 2 सही है और डी में है इनमें से सभी बाह्य अभिप्रेरणा में आ जाएंगे। तो देखो, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, दोषारोपण करते हैं, तो ये बाह्य रूप से होता है। प्रतिद्वंदिता बाहरी रूप से होती है। पुरस्कार और दंड दिया जाता है, वो बाहरी होता है। परिणाम का ज्ञान जो कराया जाता है वो भी बाहरी ही होता है साथियों। इस प्रकार ये जो चारों विकल्प है, सभी को आप बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित कर सकते हो। तो इसलिए आपके 8वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही माना गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन था आपके, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो देखो, हमने जो बंडूरा का सिद्धांत पढ़ रखा है उसमें यही बता रखा है कि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। तो साथियों, इस ऐसे अधिगम को हम सामाजिक अधिगम के रूप में जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो आपके 10वां क्वेश्चन ये देखिए, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। द सिम्टम ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज, भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार और अभिप्रेरणा का अभाव। तो जो बालक अधिगम निर्योग्य होते हैं या जिनमें अधिगम निर्योग्यता पाई जाती है, उनमें डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, मतलब ध्यान संबंधी बाधा या विकार उनमें पाया जाता है। अवधान मतलब ध्यान केंद्रण, एक जगह वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते साथियों। 10वें क्वेश्चन में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक और परिपक्वता एवं आयु। तो देखो, व्यक्तिगत का मतलब जिसका दूसरों से लेना देना नहीं होता है, तो अध्यापक यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं होता है। संचार के साधन बाहरी होते हैं। समवयस्क समूह, समूह में दूसरे लड़के आ जाते हैं, तो ये भी व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ पर परिपक्वता एवं आयु वाला जो विकल्प है, परिपक्वता साथियों और जो आयु वो खुद की होती है, इसलिए ये एक व्यक्तिगत कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाला। विकल्प नंबर 4 सही है आपके प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो 12वां क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एक कौशल विकसित हो रहा है, दूसरा प्रभावित नहीं हो रहा है, तो जहां पर भी एक कौशल विकसित हो और दूसरा प्रभावित हो तो धनात्मक कहलाता है। जहां एक कौशल विकसित होने से दूसरे को हानि हो तो वो निषेधात्मक कहलाएगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मतलब है ना,
और लेकिन कोई प्रभावित ही नहीं हो तो उसको शून्य प्रशिक्षण अंतरण के नाम से कहा जाएगा साथियों। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का ट्रेनिंग उसके नाम से जाना जाएगा। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो 13वां क्वेश्चन था आपके, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति और इनमें से सभी। तो देखो, वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसके लिए सबसे बेस्ट विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है, सबसे उत्तम रूप से प्रदर्शित, ठीक है, सबसे बेस्ट। तो वह व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन उसका होता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य हम सबसे बेस्ट मान सकते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 13 में, और यही माना गया था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो देखो 14वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, ये देखिएगा, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा है कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, और इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने देखो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। 2011 में 3 क्वेश्चन तो हो चुके हैं जीन पियाजे के। इस अपने सिद्धांत में इन्होंने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा था साथियों, कि किस प्रकार संवेदी पेशी अवस्था में बालक का विकास होता है संज्ञानात्मक रूप से, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जिस जिस प्रकार से बालक में संज्ञानात्मक विकास होते हैं, जो जो लक्षण निर्धारित होते हैं, वो सभी चीज़ें इन्होंने बताई है साथियों। तो 14वें प्रश्न में तीसरा मतलब सी वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि के अर्थ में, सृजनात्मकता के अर्थ में, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के अर्थ में, और इनमें से कोई नहीं। देखो इस क्वेश्चन में यूँ मान सकते हो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी, या फिर गलत माना गया था, या फिर कुछ और ही बात थी। तो वो तो मुझे कुछ और ही बात की तो पता नहीं, बट 15वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर था अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग का इन्होंने राइट आंसर माना था सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ठीक है। ये विकल्प ऑथेंटिक आंसर की में सही था साथियों। लेकिन हालांकि अभिसारी चिंतन का संबंध तो बुद्धि से होता है, और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब जो अपसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन, अपसारी, इसका संबंध होता है सृजनात्मकता से। तो बट जाने कैसे मान लिया गया वो आप कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन राइट आंसर तो इसमें सृजनात्मकता को ही माना गया था साथियों फाइनल आंसर की में, ठीक है, दूसरा विकल्प। लेकिन यहाँ पर बुद्धि सही है मेरे अनुसार। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं, क्योंकि देखो गिलफोर्ड के सिद्धांत को हमने अच्छी तरह से पढ़ रखा है, उन्होंने अपसारी का प्रयोग किया है सृजनात्मकता के लिए। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, और रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन दिया था, तो वहाँ पर सभी लोगों के कमेंट आए थे कि रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, यही मैंने रखा था। लेकिन सभी ने कहा था कि सर रुचियां जन्मजात नहीं होती है। तो वहाँ पर देखो प्रश्न संख्या जो 16 है, इसमें जो सही आंसर माना गया है वो है रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ये कथन सत्य नहीं है, मतलब रुचियां जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। रुचियां समय के अनुसार भी बदलती है, और रुचियों का योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंध नहीं होता है। ये चीज़ें सत्य है, लेकिन ये आकर्षण एवं विकर्षण के भी प्रतिबिंब नहीं है, ये एक सत्य कथन है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 17 है, अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति की बात की जा रही है साथियों। ये देखिए अभिवृत्ति क्या है? एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अभिवृत्ति इनमें से क्या रहेगी? तो मित्रों राइट आंसर जो प्रश्न नंबर 17 में है, देखो चौथा विकल्प तो होगा नहीं।
व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो विशिष्ट प्रकार की होती है, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है, दूसरा या पहला। तो 17वें क्वेश्चन में राइट आंसर है अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति होती है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर के किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। विकल्प नंबर आपका एक सही है साथियों प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो 18वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है और आकर्षक भूमिका है। तो प्रश्न संख्या 18 में राइट आंसर है जो व्यक्तित्व एवं बुद्धि है, इसमें वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। कैसी? नाम मात्र की, मतलब नॉमिनल रोल, ज़्यादा कुछ होता नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो होती है। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न नंबर 18 में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। 19वां क्वेश्चन, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम। देखो, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वो कहाँ चली जाती है? इदम में चली जाती है साथियों। फिर कई बार स्वप्न के माध्यम से बाहर निकलती है या किसी अन्य चीज के माध्यम से भी वो बाहर निकल जाती है। तो विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन था आपके, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में और अजनबियों से निपटने में। तो जो हमारा रक्षा तंत्र होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, हेल्प अस ए लॉट इन डीलिंग विथ, किससे? दबाव से निपटने में साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। स्ट्रेस, जो हमारे ऊपर स्ट्रेस आता है, दबाव आता है, तो दबाव को दूर करने के लिए या उसका समाधान करने के लिए ही रक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 21 पर। तो आपके 21वां क्वेश्चन है, ये देखिए 21वें क्वेश्चन को, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्म्यकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो शारीरिक रूप से निर्योगी बालक होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्वे एज ए मोस्ट सेटिस्फाइंग डिफेंस मैकेनिज्म फिजिकली हैंडीकेपेड इंडिविजुअल। मतलब फिजिकल हैंडीकेपेड का मतलब किससे लिया जाता है? जो शारीरिक रूप से निर्योगी बालक होते हैं। तो साथियों, आइडेंटिफिकेशन मतलब तादात्म्यकरण, रेशनलाइजेशन विवेकीकरण, फैंटेसी मतलब अतिकल्पना या कल्पनांतरण या दिवा स्वप्न भी जिसको कहते हैं, और नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर था इसमें फैंटेसी, अतिकल्पना या फिर दिवा स्वप्न या मन तरंग भी आप इनको कह सकते हो। ये सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे संतोषजनक रहेगा शारीरिक रूप से जो बालक निर्योग रहेगा उनके लिए। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही है, तीसरा विकल्प 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। 22वां क्वेश्चन है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में यहाँ पर देखिएगा, कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को और वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो जो 22वां क्वेश्चन है, जो बालक अंतर्बोध प्रसंगबोध प्रशिक्षण है, जिसको हम क्या कहते हैं? CAT कहते हैं साथियों। तो CAT का निर्माण टेट के आधार पर किया गया था। अब टेट में लोगों मतलब व्यक्तियों के चित्र थे और जो केट है उसमें जानवरों के चित्र थे। तो मतलब लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र प्रतिस्थापित इसमें किए गए थे। दूसरा विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग या ओब्लिक विचारावेश, व्याख्यान विधि, दृश्य रूप सामग्री और इनमें से कोई नहीं। तो सृजनात्मकता के लिए कभी भी व्याख्यान विधि उपयोगी नहीं हो सकती। दूसरा विकल्प बिल्कुल गलत है, राइट आंसर है ब्रेनस्टॉर्मिंग और विचारावेश। मतलब इनमें से सभी वाला भी गलत हो जाता है अगर ये गलत है तो विकल्प नंबर आपका एक सही है साथियों 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो 24वां क्वेश्चन देख लेंगे, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, और मूल प्रत्यय आंतरिक जैविक बल है। तो जो कथन सही नहीं है उसका चयन आप करिएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 24 में राइट आंसर देखो, मूल प्रत्यय आंतरिक जैविक बल ही होती है, आंतरिक, ठीक है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं होते हैं बल्कि समानांतर होते हैं।
अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम भी है, लेकिन आवश्यकता वंचना की शारीरिक आवश्यकता नहीं, शारीरिक अवस्था नहीं है। ये एक गलत कथन है, क्योंकि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था ही होती है। तो 24वें क्वेश्चन में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। 25वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। तो मतलब इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है RT 2009 में कि एक सप्ताह में अध्यापक कितने घंटे कार्य करेगा, 40, 45, 50, 55। तो साथियों कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ इसको भी, 45 घंटे इसमें सही आंसर रहेगा। 25 में बी वाला विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। 26वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से उसे समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, और इनमें से सभी। तो जो 26वां क्वेश्चन है RT 2009 कहती है कि नियमित रूप से एक अध्यापक को विद्यालय में उपस्थित रहना होगा, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम का संचालन भी पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है उसको एक निर्धारित फिक्स जो टाइम है उसमें पूरा करना होगा। तो इनमें से सभी वाला विकल्प प्रश्न नंबर 26 में सही है साथियों। डी विकल्प सही है, मतलब चौथा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 से क्वेश्चन है। शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, और शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो आपके 27 में जो राइट आंसर है देखिएगा, NCF 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है तो वो है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम हमें आयोजित करने चाहिए। उससे बिल्कुल शांति की शिक्षा मिलेगी, नैतिक शिक्षा मिलेगी साथियों। ए वाला विकल्प इसमें सही है 27वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। तो आपके 28वां प्रश्न है, ये देखिए 28वें क्वेश्चन को, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी रचना भी की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, और इनमें से सभी। तो NCF 2005 क्या कहता है? NCF 2005 कहता है कि जो ज्ञान है वो स्थायी होता है, ठीक है, इसको दिया जाता है, इससे ही ज्ञान का विकास होता है और इसकी रचना भी की जाती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों 28 में। इसका जो सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन था, क्रियात्मक अनुसंधान से, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और इनमें से सभी। तो बताइए 29वें क्वेश्चन में इनमें से क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या रहेगा? साथियों 29वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, नवीन ज्ञान की खोज इसमें नहीं की जाती है, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास भी नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार किया जाता है। मान लो विद्यालय से संबंधित जो जो समस्याएं होती है, शैक्षिक कार्य, शिक्षा से संबंधित कोई समस्या आ गई है बालकों की, तो उनमें सुधार करने का कार्य इसमें किया जाता है। 29वें क्वेश्चन में आपके तीसरा विकल्प सही है। अब अंतिम और 30वां क्वेश्चन इसका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा को, सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन को, सामूहिक कार्य मूल्यांकन को, और इनमें से सभी। तो NCF 2005 में जिन सुधारों की बात की गई थी साथियों, वो था इनमें से सभी, मतलब सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन किया जाए, खुली पुस्तक परीक्षा अपनाई जाए, सामूहिक कार्य मूल्यांकन किया जाए, और इस प्रकार चौथा विकल्प सही था। यहाँ पर देखो 2011 में NCF 2005 से, क्रियात्मक अनुसंधान से और RT 2009 से लगभग 2-2 क्वेश्चन तो आए हैं, तो लगभग 6 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक्स में से आए। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, 3-4 प्रश्न वहाँ से आए थे। बाल विकास की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं को अच्छे से याद रखिएगा, फैक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी भी, ठीक है, विशेषताएं जो होती है वो क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से ये पैटर्न होता है, समझ चुके होंगे 2011 के अनुसार। तो चलिए अब हम 2012 के पेपर को हल कर लेते हैं। तो साथियों हम 2012 के पेपर पर आ चुके हैं। देखिए 2012 का ये जो पेपर है, मैंने बहुत ढूंढा
कि भाई बिल्कुल जैसे 2011 में क्लियरिटी थी उसी प्रकार 2012 में भी क्लियरिटी मिले, लेकिन साथियों उतना क्लियर पीडीएफ वाला पेपर मिला ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा मतलब दिखने में प्रॉब्लम होगी, हल्की सी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लेंगे अपन उसको अच्छी तरह से, मैं पढ़ूंगा, आप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी आप 2012 वाले पेपर को पूरा देख करके जाइएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था साथियों, इसमें देखो ये इस प्रकार से रहेगा पेपर। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। यह बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं और यह कद को प्रभावित करता है। देखो कुपोषण से जो प्रभाव होते हैं वो तो आपके आंसर नहीं रहेंगे क्योंकि सत्य नहीं है ये पूछा है। तो कुपोषण से साथियों कद, बिल्कुल कद को प्रभावित करेगा कुपोषण। अच्छा भोजन नहीं मिला तो उसकी लंबाई भी प्रभावित होती है। कुपोषण से बालक दुबला पतला रहेगा, अनेक तरह की बीमारियां उसमें हो सकती है। तो बालक निराश और आशंकित भी रहते हैं। यह बालकों की जो सीखने की योग्यताएं हैं उसको भी प्रभावित करता है, लेकिन जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये एक गलत कथन है। तो आपके प्रथम विकल्प प्रथम प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 था इसमें, वह संधि काल निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही और सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद। तो वह संधि काल की बात की जा रही है साथियों। देखिए वह संधि काल का मतलब किससे लिया जाता है? किशोर अवस्था से लिया जाता है। तो किशोर अवस्था में अशांति होती है, बिल्कुल। प्रभुता या सत्ता के विपरीत जो किशोर है वो जाता है, उसका विरोध करता है, ये भी सही है। आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही वो होता है, लेकिन सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद, ये एक गलत कथन है किशोरावस्था के संबंध में। तो मैंने क्या कहा था, विकास की जो अवस्थाएं हैं उनकी विशेषताओं को याद रखो। ये मत याद रखो कि कितनी हड्डियां होती है, कितना वजन होता है, नहीं आने वाला है कभी भी। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वयं प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। देखो प्रश्न संख्या 2 में मिडिल स्कूल के जो विद्यार्थी, साथियों मिडिल स्कूल का मतलब किससे लिया जाएगा? देखो मिडिल स्कूल का मतलब होता है कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले। तो एक 10वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसकी उम्र कितनी होगी, लगभग 15-16 साल। तो 15-16 साल उसकी उम्र है, किशोर अवस्था में वो रहेगा। तो सोच के देखिएगा, 8वीं के बाद की बात है, मिडिल है ना, तो 15-16 साल किशोर रहेगा, तीव्र वृद्धि उसमें होगी। लेकिन दूसरा विकल्प कह रहा है कि इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। ये एक गलत कथन है। क्यों? क्योंकि तीव्र गति से वृद्धि यहाँ पर भी होती है, शेषावस्था में भी होती है। इसलिए आपके जो दूसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 2 में, यही आपका राइट आंसर है। कौन सा? डी वाला साथियों। इसलिए आपके इसमें जो दूसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 3 में, यही आपका सही आंसर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। दूसरा है, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो जाते हैं। तीसरा है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। और चौथा है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो जो कथन सही है अधिगम और परिपक्वता के संबंध में, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 4 में करना है साथियों। तो प्रश्न नंबर 4 में जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर 1। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते। क्यों? क्योंकि परिपक्वता एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो फिर विकास भी एक निश्चित समय तक होता, तो निश्चित समय तक होता तो फिर बाद में विकास ही नहीं होता। अगर परिपक्वता के बाद में, तो वो निम्नतम तक ही तो रह जाते। तो इसलिए आपके प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 4 में सही माना गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है आपके,
विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। पहला विकल्प। वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। तीसरा विकल्प है वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। और चौथा विकल्प है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। देखो विकास का जो क्या अधिनियम क्या कहता है कि अलग अलग विकास के काल में खुशी भी भिन्न भिन्न होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर 4। जीवन का जो प्रथम वर्ष है वो सबसे अधिक खुशी का काल होता है और वह संधि काल मतलब जो किशोरावस्था है वो सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। छठा क्वेश्चन ये देखिएगा, निम्न में से कौन सा, तो देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। विकल्प को देखिए, परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर और परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे अधिक योगदान बालक के विकास में और अधिगम में परिवार बिल्कुल देता है, समवयस्क समूह बिल्कुल देता है लेकिन टेलीविजन गलत है, परिवार देता है, खेल देता है, कंप्यूटर गलत है, परिवार देता है, खेल देता है, पर्यटन भी देता है, लेकिन यहाँ पर एक और विकल्प है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ये तीनों ही सबसे बेस्ट आंसर है साथियों इस क्वेश्चन में। तो आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे साथियों, आपके 7वां क्वेश्चन ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है साफ तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो कि सर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है 2012 वाला। तो देखो किस कथन से सहमत होना चाहिए एक अध्यापक को। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तीसरा, बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। और अंतिम है बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो सहमत होना चाहिए मतलब जो सही है। तो बाह्य पुरस्कार कभी भी आंतरिक प्रेरणा प्रदान नहीं करते हैं, ये गलत है। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है, नहीं स्थायी नहीं अस्थायी होता है। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है साथियों, ये पहला इसलिए गलत है क्योंकि ये कह रहा है आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। तो बाह्य संतोषजनक परिणाम से आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होती है, ये भी गलत हो जाता है। ओनली सेकंड विकल्प ही आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो आपके 9वां क्वेश्चन है साथियों, सॉरी 8वां क्या, ये तो 7वां था ना, तो 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपके, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। यह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यह अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है। खोज उपागम, मानचित्र निरूपण, समस्या समाधान उपागम और अन्वेषण उपागम। तो देखो प्रश्न संख्या 8 में सही आंसर का आपको चयन करना है। अध्यापक ने मानचित्र में क्या बनाया है, नदियां, पहाड़, मैदान और घाटियां। और क्या कह रहा है कि जो मुख्य नगर, रेलवे और मुख्य नगरों को जोड़ने वाले जो राजमार्ग है उनको आपको चिन्हित करना है इसमें। तो साथियों ये जो उपागम उदाहरण है प्रश्न संख्या 8 में, ये है खोज उपागम का। किस उपागम का? डिस्कवरी अप्रोच, खोज उपागम का ये उदाहरण है। विकल्प नंबर 1 सही है 8वें क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी और स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो देखो अवलोकन आधारित अधिगम में अगर विद्यार्थी द्वारा केंचुए का विच्छेदन देख करके बिल्कुल सीख सकता है, वो क्रिकेट का उत्साह देख करके सीख सकता है, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी देख करके सीख सकता है, लेकिन स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, इससे क्या होगा, ये तो संकेत अधिगम का है कि भाई स्कूल की घंटी बजी तो क्या मिला, संकेत, और बस्ते बंद कर दिए। तो ये तो सिग्नल लर्निंग का उदाहरण है साथियों, न कि ये अवलोकन आधारित अधिगम का उदाहरण है।
विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। तो आपके 10वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 10 है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। असफलता को लेकर चिंता थी उसे। असफलता या बदमाशी उसके अंदर आ गई। लंबे भाग के सवाल को लेकर और लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो साथियों प्रश्न संख्या 10 में राइट आंसर बताइएगा। देखो कई दिनों से वो स्कूल नहीं गया। जब वो स्कूल गया तो उसे लंबे भाग सवाल करना नहीं आया, क्योंकि अध्यापक ने पहले वो बता दिए थे, समझा दिए थे। तो उसे निराशाजनक अनुभव हुए, असफलता उसे मिली। वो जब वो लंबे भाग के सवालों को देखता है तो वो चिंतित हो जाता है। उसे क्या लगता है कि यार ये मुझे नहीं आएंगे। तो साथियों ये यहाँ पर असफलता या भग्नाशा का उदाहरण है, फेलियर या फ्रस्ट्रेशन। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे साथियों। तो आपकी 11वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बड़े बड़े प्रश्न हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है इनमें। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम और अनुदेशनात्मक अधिगम। तो बालक का जो व्यक्तित्व है सबसे ज़्यादा अनुकरण अधिगम से प्रभावित होगा, क्योंकि बालक अनुकरण के माध्यम से सर्वाधिक सीखता है साथियों, दूसरों को देख करके। इसलिए सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही माना गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। 12वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है और व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती है। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है साथियों। प्रश्न नंबर यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, ये शायद 11वां क्वेश्चन है ना। प्रश्न नंबर 11 है ये, हाँ नहीं 12वां क्वेश्चन है ये। तो देखो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में सही कथन बताना है। चौथा विकल्प कह रहा है वंशक्रम के कारण होती है ये, तो वातावरण के कारण भी होती है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। फिर तीसरा विकल्प कह रहा है कि हम यदि उसका वक्र खींचे तो एक दिशा की ओर झुकेगा नहीं। अलग अलग व्यक्ति रहेंगे, अलग अलग परिणाम आएंगे तो अलग अलग दिशाओं की ओर झुकेगा, तो फिर ये भी गलत हो जाता है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है, गलत है। कुछ ना कुछ समानता अवश्य होती है, लेकिन यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उनकी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ये बिल्कुल सही है साथियों। IQ बराबर होने पर भी उनकी जो उपलब्धियां हैं वो अलग अलग हो सकती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। ये रहा 13वां क्वेश्चन, छोटा करना पड़ेगा इसको। देखिए निम्न चित्र उदाहरण है। चित्र आपके सामने है, प्राचीन मिस्र कला। फिर इसको 2 भागों में बांटा, स्थापित कला और मकबरों की विषय वस्तु। स्थापत्य कला को भी 3 भागों में बांटा, प्राचीन साम्राज्य, मध्यकालीन साम्राज्य और नए साम्राज्य। मकबरों की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा, दीवार भित्ति चित्र, पत्थर की मूर्तियां और आभूषण। फिर प्राचीन साम्राज्य को भी 2 भागों में बांटा, पिरामिड और आदमी के सिर व शेर के धड़ की काल्पनिक मूर्ति। मध्यकालीन साम्राज्य को एक भाग में चट्टान काट कर मकबरा, और नए साम्राज्य को भी 2 भागों में मंदिर और बड़े कब्रिस्तान। तो इस प्रकार से ये था। यह किसका उदाहरण है? यह रेखा चित्र का उदाहरण है, मॉडल का उदाहरण है, प्रत्यय मानचित्र का है, या बिंदु रेखीय चित्र का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या जो 13 है इसमें यूं नहीं कि ये सही लग रहा है तो इसको ही सही मान लो, नहीं साथियों। ये रेखा चित्र का उदाहरण नहीं है, ना ही ये मॉडल का, बल्कि ये प्रत्यय मानचित्र का उदाहरण है कि बालक के माइंड में एक जो प्रत्यय बनाया जाता है उस प्रकार से। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे साथियों। तो आपके 14वां क्वेश्चन इसमें क्या था देख लीजिए। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? खेल तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन। तो देखो सारे ऑथेंटिक आंसर बता रहा हूँ एक एक, फाइनल आंसर की से। देखो प्रक्षेपण तकनीक जो नहीं है, शब्द साहचर्य, WAT, प्ले टेक्निक, पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट, ये सभी प्रक्षेपी है। लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी जो है ये साथियों ये प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत नहीं आती है। तो चौथा विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 15।
प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? मूल्य अवस्था, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रिया एवं विभिन्न व्यवस्थाएं और बुद्धि। तो जो प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नता यदि आपको समझना है तो इनमें से क्या मददगार साबित आपके नहीं होगा? साथियों देखो, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में मूल्य व्यवस्था, अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं, अधिगम की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण है, ये साबित होंगे, लेकिन बुद्धि जो है वो मददगार साबित नहीं होगी। तो आपके विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। तो आपके 16वां क्वेश्चन ये देखिएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी है? मुर्रे ने, जेबी वाटसन ने, GW आल्पोर्ट ने और स्किनर ने। तो साथियों गत्यात्मक संगठन, मनोदैहिक व्यवस्था, अपूर्व समायोजन, ये 3 शब्द आते हैं। कौन आता है? GW आल्पोर्ट। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 16वें क्वेश्चन में। देखो 2 ही पेपर इसलिए बनाए हैं एक साथ, शाम को हो सकता है 2016 और 2018 का जो पेपर है लेवल 2 का वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन शाम को एक साथ नहीं हो पाए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था साथियों इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा और वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 17 में आपको सही आंसर का चयन करना है कि नॉर्मली जो बालकों की बुद्धि का मापन है वो किसके माध्यम से किया जाता है। 17वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा, लगभग यूँ मान के चलो कि अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 18 पर। अवाचिक मतलब नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, अवाचिक जिसमें कुछ कार्य करवाए जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? उन्नति के लिए मापन में सहायक होते हैं बुद्धि परीक्षण। बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपा लेते हैं। बालकों को वर्गीकृत करने में और अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो बुद्धि परीक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं, बेस्ट है। बालकों को वर्गीकृत करना उन्नति के लिए मापन में सहायक, ये दुरुपयोग का संकेत नहीं है। दुरुपयोग का संकेत क्या है? बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। विकल्प नंबर 2 सही है आपके 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। तो 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। सामान्य विद्यालयी कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते हैं। अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं और कम बुद्धि रखते हैं। तो देखो जो पिछड़े हुए बालक होते हैं उनकी जो विशेषता नहीं है साथियों 19वें क्वेश्चन में, वो आपको आंसर देना है। तो देखो 19वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा कम बुद्धि रखते हैं। ये एक गलत है क्योंकि वो आयु के बालकों से, अपनी आयु के बालकों से भी पिछड़ जाते हैं। सामान्य विद्यालय के साथ कार्य गति नहीं कर पाते हैं। अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, मतलब जिनकी उतनी क्षमता होती है उससे भी कम, लेकिन वो कम बुद्धि रखते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक पिछड़ा बालक जो है सामान्य बालक भी हो सकता है। इसलिए चौथा विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। साथियों प्रत्यक्ष समायोजन के अंतर्गत इनमें क्या आएगा? 20वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है देखो, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, दमन ये तीनों अप्रत्यक्ष तरीके हैं और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन प्रत्यक्ष तरीका है। इसलिए आपके जो चौथा विकल्प है वो इसमें सही रहेगा प्रश्न 20 में। प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे साथियों, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किसकी शिक्षा के लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो 21वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है उसका चयन आपको करना है। देखो पृथक कक्षाएं और संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग, देखो पृथक कक्षा तो आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस चीज़ में, लेकिन संवर्धित कार्यक्रम, संवर्धित मतलब विकास के लिए तीव्र गति से, तो साथियों ये सिर्फ प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही होता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। तो 22वां क्वेश्चन ये देखिएगा, छोटा करना पड़ेगा। निम्न का मिलान करते हुए दी हुई तालिका में सही उत्तर का चयन करें।
सूची ए और सूची ब। सूची ए में एल एम एन ओ है और सूची ब में 1 2 3 4 इस प्रकार से क्रम जमा हुआ है। एल में है मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। एम है रक्षा तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है। एन है उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और ओ है क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सूची बे में पहला नकारना, दूसरा पलायन, तीसरा प्रतिस्थापन और चौथा चिंता। तो ये 2 सूचियां हैं। अब विकल्प देखिए, कोड एल एम एन ओ और पहले विकल्प में है 1 4 4 3 इस प्रकार से मिलान होगा। दूसरा विकल्प है 3 1 4 3 इस प्रकार से मिलान होगा। तीसरे में 2 4 3 3 और चौथे में 3 2 3 1। तो देखो मिलान करने पर ही पता चलेगा इसका राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या कौन सा है साथियों, ये 22वां क्वेश्चन है आपके। तो 22वें क्वेश्चन में जो आपके सही आंसर रहेगा देख लीजिए, तीसरा विकल्प सही रहेगा। कैसे रहेगा देखो, एल में दूसरा रहता है, मतलब मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, ये है पलायन का उदाहरण। एम में चौथा रहेगा, मतलब रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है चिंता से। एन में आपके तीसरा रहेगा, एन में उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वो है प्रतिस्थापन। और ओ में आपके साथियों, ओ में भी यहाँ पर तीसरा ही रहेगा, उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में यहाँ पर क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये भी रहेगा प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर एन में और ओ में दोनों में प्रतिस्थापन ही रहेंगे। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 22वें क्वेश्चन में तीसरा सही है साथियों। कौन सा विकल्प सही है आपके, तीसरा विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। 23वां क्वेश्चन है आपके। देखिए एक एक क्वेश्चन का आंसर सही बताया है, नो टेंशन रहिए आप बिल्कुल। 23 में राइट आंसर है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। वह कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करते हैं, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, मानसिक सक्रियता का कम होना और व्यावहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी का होना। तो देखो जो बालक शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं उसको किसका सामना करना पड़ता है, 23 में आपको ये बताना है। 23 में जो राइट आंसर है आपके वो रहेगा, जो बालक शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं उनको भाषा के बोलने में असामान्यता पाई जाती है, इसलिए आपके दूसरा विकल्प सही है साथियों, प्रश्न नंबर 20। तो नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। 24वां क्वेश्चन है, ये देखिए 24वें क्वेश्चन को, अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। वे संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ होती है, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार करते हैं, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण होता है और कम मानसिक सक्रियता होती है। तो जो बालक अधिगम निर्योग्यता वाले होते हैं साथियों, उनमें क्या होता है, जो संख्याओं संबंधी सूचनाएं हैं उनको याद करने में, समय और दिशा जो है उसको समझने में उनकी समझ जो है वो कम होती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही माना गया था 24 में, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां क्वेश्चन, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। दूसरा है विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। तीसरा है अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना और चौथा विकल्प है ग्रेड्स प्रदान करना। तो साथियों प्रश्न नंबर 25 में जो राइट आंसर है, निर्माणात्मक मूल्यांकन मतलब रचनात्मक मूल्यांकन में ग्रेड प्रदान नहीं की जाती है। दूसरा तीसरा ये भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर था इसका प्रथम विकल्प और इसको ही सही माना गया था 25वें में, कि प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। प्रथम विकल्प इसमें 25 में सही है साथियों। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सामान्यकरण और शोध आकल्प का अपरिवर्तन या कठोर होना। तो देखो प्रश्न नंबर 26 में इनमें से कौन सा चरण आपको ये बताना है जो शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बना देता है। प्रश्न नंबर 26 में है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन जो है वही शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। अगर आपने कहीं पर पहला विकल्प पढ़ रखा है तो वो गलत है, तीसरा विकल्प भी गलत है साथियों। ओनली सेकंड विकल्प 26 में फाइनल आंसर की में सही माना गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। 27वां प्रश्न,
निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर साहित्यिक अनुदेशन का प्रभाव और भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। देखो 27वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए हम कक्षा 5 के विद्यार्थियों में लेख में सुधार करेंगे, कक्षा 7 के विद्यार्थियों में व्यवहार पर लिखित प्रशंसा और मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये तीसरा विकल्प है, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर साहित्यिक अनुदेशन का प्रभाव, ये एक गलत आंसर है साथियों। ये क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। थर्ड विकल्प 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी 2009 की बात की जा रही है। निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है इसमें? देखो, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना और 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। आरटी 2009 में घुमंतु बालकों के प्रवेश को निश्चित किया गया, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित किया गया, लेकिन 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर इसमें ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि आरटी 2009 6 से 14 वर्ष की शिक्षा पर ही बल देती है साथियों। इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 28 में सही है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो 2012 का था, लेवल 2 का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 मतलब भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना, जिसके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो, को सुझाया गया है ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके, पहला विकल्प, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, दूसरा विकल्प, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, तीसरा विकल्प, और इनमें से कोई नहीं। देखो प्रश्न नंबर 29 में जो राइट आंसर है, इसलिए इन चीज़ों को, स्त्रियों के प्रति जो सम्मान है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना है, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण बढ़ाना है इत्यादि वृत्तचित्र फिल्मों को एकत्र करना दिखाया गया। तो साथियों ये इसलिए किया गया ताकि शांति की शिक्षा बच्चों को दी जा सके। विकल्प नंबर आपका एक सही है 29वें क्वेश्चन में। अब अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। तो अंतिम और 30वां क्वेश्चन ये देखिएगा, प्रश्न संख्या 30 को यहाँ पर 30वां ही है ना, हाँ ठीक है। 30वां क्वेश्चन, निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में सही उत्तर का चयन करें। देखो सूची ए, सूची ब, LMNO और 1 2 3 4 उसी प्रकार से मिलान करते हुए उत्तर देना है। बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, तीसरा परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं या अभ्यास पर वार्तालाप, और चौथा दुग्धशाला में विभिन्न दुग्ध के उत्पादों की प्रक्रिया कर बनाना व डिब्बा बंद करना। ये 4 चीज़ें हैं सूची ए में। सूची बी में अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, भाग लेना और विचार मनन करना। तो साथियों अच्छी तरह से देख लीजिए वीडियो को रोक करके। 30वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 1 ए। कैसे रहेगा? एल में आपके फर्स्ट आएगा, मतलब बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, ये अवलोकन करना के अंतर्गत आएगा। जो एम है इसमें 3 आएगा। एम में भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, मतलब उसमें भाग लिया जाता है। एन में आपके 4 आएगा। परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं या अभ्यास पर वार्तालाप, ये विचार मनन करना है। और दुग्धशाला में विभिन्न दुग्ध के उत्पादों की प्रक्रिया कर बनाना व डिब्बा बंद करना, ये किस में आएगा साथियों? ये भी आएगा आपके अवलोकन करना में। किस में आएगा? ये भी अवलोकन करना में। तो आपके विकल्प नंबर यहाँ पर 30वें क्वेश्चन में 1 बिल्कुल सही माना गया था। तो ये था 2012 का टेस्ट। यूँ मान के चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट था। पेपर इतना शानदार सटीक था, यूँ मानो कि ऐसा पेपर वर्तमान में अगर आता है, ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं इसलिए इजी लगे होंगे, लेकिन अगर यही पेपर इस टाइप का आ जाता है तो यूँ मानो 15-15 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बातें हो जाती है साइकोलॉजी में। लेकिन कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ चीज़ें बदली है, तो लगभग 20-20 क्वेश्चन का भी टारगेट रखते हो साइकोलॉजी में कि मुझे 20 तो सही करना ही करना है, तो मतलब वो बहुत बेस्ट रहेगा साथियों। 25 कर दो तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। 25+ तो बहुत ही 1% विद्यार्थियों के होते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।